नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग यूपी पीसीएस मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग अगला पार्ट देखेंगे। यूपी पीसीएस मेंस 2020 और 21 के लिए जो आपका आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग 129वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न जो होता है दोस्तों वो आपका स्टैटिक जीएस का होता है और दूसरा जो होता है प्रश्न वो आपका करंट अफेयर का प्रश्न होता है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से जैसे डेली आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है, आप सोच कर देखिए, अगर डेली मुश्किल से अगर 2 प्रश्नों को लिखते हैं तो आपके आधे घंटे में लिख जाते हैं। और अगर इससे ज़्यादा भी लिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं या शुरुआत करने जा रहे हैं तो उनके लिए है कि एटलीस्ट आप एक दिन में 2 प्रश्नों को आप लोग ज़रूर लिखते रहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मंथ जो होता है, ठीक है, तो एक महीने में आपके 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, 60 प्रश्न आप लिखते हैं। इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप 2 प्रश्न तो डेली लिखिए ही, ठीक है, करंट अफेयर का भी और स्टैटिक जीएस का भी। आज का जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका पेपर 3 का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 257 है, 257, और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। अन्य चीज़ें भी होती हैं कि जैसे जो डायग्राम है और जो फ्लो चार्ट है, इन चीज़ों का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपका जो प्रेजेंटेशन होता है, जो प्रस्तुतिकरण होता है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। यह वीडियो आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करा दीजिएगा। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से 2 व्यक्तियों को ज़रूर कराइएगा, ठीक है। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न जो है दोस्तों यह यूपीएससी, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी मेंस 2019 का प्रश्न है। ये आया हुआ प्रश्न है और यूपीएससी में आए हुए प्रश्न संभवतः बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी मेंस में, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्वरूप अलग हो सकता है, थोड़ा सा एक लैंग्वेज जो होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। बाकी प्रश्न जो रहते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो यह आईएएस मेंस 2019 का प्रश्न है, इसको आप लोग बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करिए। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार रूप से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो फूड प्रोसेसिंग है उससे संबंधित जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो होता है, तो उस क्षेत्र की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, तो इन चीज़ों के बारे में बात करती हैं। सबसे पहले तो आपको चुनौतियाँ कुछ बतानी हैं। सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण बताना है कि फूड प्रोसेसिंग होती क्या है, फिर इसके बाद चुनौतियाँ, फिर उसके बाद में आपको नीतियों को बताना है कि कौन कौन सी नीतियाँ सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। अब देखिए, सबसे पहले ही बात करेंगे कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, खाद्य प्रसंस्करण जो होता है वो क्या होता है। कि जैसे देखिए, किसी भी चीज़ का टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी के प्रयोग से कच्ची सामग्रियों का मनुष्यों एवं पशुओं के लिए उपयोगी हेतु भोजन में परिवर्तन करना, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए दूध है, दूध से बहुत सारी चीज़ें, अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। दूध से आपका दही भी बनता है, पनीर भी बनता है, ठीक है। कच्चे माल, आलू से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, व्यवहारिक एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। जब आप चीज़ों को प्रस्तुत इस तरीके से करें कि सभी को अच्छा लगे, तो आपको मार्क्स, नो डाउट, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, तो इसमें कोई भी कच्चा माल जो होता है, ठीक है, गेहूँ है, गेहूँ से आटा बनता है, धान से आपका चावल निकलता है। तो ये क्या है, तकनीकी के प्रयोग से कच्ची सामग्रियों का परिवर्तन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, खाने योग्य अवस्था में, ठीक है।
तो ये आपका फूड प्रोसेसिंग कहलाता है। और ये चीज़ें और भी होती हैं कि जैसे ये उपभोक्तावाद को भी बढ़ाता है कि भाई उपभोग करने की जो प्रवृत्तियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। आप पिज़्ज़ा बर्गर जो चीज़ें खाते हैं, ठीक है, तो पिज़्ज़ा में क्या है, बहुत सारे रॉ मटेरियल पड़ता है, फिर उसके बाद उसको ओवन में रखा जाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ठीक है, और प्रोसेसिंग इस तरीके से की जाती है कि जिससे आप काफ़ी दिनों तक जो खाद्य पदार्थ है उसको संरक्षित कर सके। अब यहाँ पर जो बात आती है कि कौन कौन सी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है इसमें चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, कि जैसे इंडिया की बात करते हैं तो भारत में देखिए कृषि उत्पाद जो हैं, कृषि उत्पादों की मौसमी प्रकृति है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है, जो कृषि का जो उत्पाद है वह मौसम की प्रकृति पर निर्भर करता है कि भाई बारिश हुई तो ठीक है, फसल हुई अच्छी हुई, सारी चीज़ें हुई, वो चाहे आपका डेली बेसिस की चीज़ें हों, और अगर बारिश नहीं होती है तो फसलें नहीं होती हैं, ठीक है। अन्य माध्यमों से फसलों को उगाया जाता है, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में, उतनी मात्रा में चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और क्या चुनौतियाँ हैं भारत सरकार के समक्ष, कि जैसे जो कुशल मानव श्रम है, कुशल श्रम और मानव प्रबंधन, ये भी हमारे यहाँ उच्च कोटि का नहीं है। हमारे यहाँ नई नई टेक्नोलॉजी जो होती हैं, तकनीकियाँ जो होती हैं, ठीक है, तो तकनीकी प्रयोगशालाओं की भी कमी है कि भाई टेस्टिंग कहाँ की जाए। जो कोई माल है या कोई नया उत्पाद बन रहा है, कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको हम कहाँ पर टेस्ट करेंगे, प्रयोगशालाएं हमारे यहाँ इनकी कमी है। और क्या है कि जैसे जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो होती हैं तो इनका प्रयोग हमारे यहाँ बहुत कम है, कि जैसे ये तकनीकियाँ भी महंगी होती हैं, अब जैसे फ़ॉरेन से मंगाई भी जाएँ तो वो तकनीकों का प्रयोग भी लोग बहुत कम ही करते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे गुणवत्ता है और सुरक्षा मानकों, जो गुणवत्ता और सुरक्षा मानक हैं ये भी आपके अपर्याप्त हैं। हमारे यहाँ देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात की जाती है तो जो उत्पाद से संबंधित जो भंडारण क्षमता है, जो हमारे यहाँ अवसंरचना है, वो भी अच्छी तरीके से विकसित नहीं है। कच्चे माल का तो अभाव रहता ही है। तो ये हमारे यहाँ ओवरऑल में देखा जाए तो जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसकी मुख्य मुख्य चुनौतियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर अब अगले पार्ट में आपको क्या बताना है कि इन नीतियों जो सरकार के द्वारा अपनाई गई हैं, इन नीतियों का विस्तार किस तरीके से किया गया है, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है इसमें, कि जो सरकार के द्वारा कौन कौन सी नीतियां अपनाई गई हैं जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसकी समृद्धि के लिए, तो किस तरीके से डेवलप किया जाए, उन चीज़ों के लिए कौन कौन सी कार्य किए जा रहे हैं। तो सबसे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे जो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें भी जो फूड प्रोसेसिंग है कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है। कि जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, ये इन इंडस्ट्रीज़ में 35% और 21% क्रमशः इनका उपयोग किया गया है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। अन्य चीज़ें सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टार्ट की गई हैं, कि जैसे देखिए जो योजना है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो इसके माध्यम से सरकार ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो है उसको उसके डेवलपमेंट के लिए कार्य किए हैं। अब इस योजना के तहत बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, कि जैसे एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला होगी, वो चाहे आपका जो कच्चा माल है, अन्य चीज़ें हैं, जिससे जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट है, उसका मूल्य संवर्धन हो सके, उसका संरक्षण अच्छी तरीके से हो सके, और बुनियादी ढांचे के लिए भी इस योजना के तहत किया जा रहा है कार्य। मानव संसाधन क्षमताओं का भी विस्तार किया जा रहा है इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से। इसी के माध्यम से अन्य चीज़ें भी हैं, कि जैसे मेगा फूड पार्क योजना भी इसी की तरह क्रियान्वित की जा रही है, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है कि जो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है, तो इसने क्या है मोबाइल परीक्षण प्रयोगशालाएं क्रियान्वित की हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह टेस्टिंग सेंटर जो हैं इनका प्रावधान किया गया है। अगली चीज़ क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है, तो इसमें 100% FDI को भी अलाउ किया है, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके और जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको ग्रोथ अच्छी मिल सके। और क्या है देखिए कुछ कार्य मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा भी किए गए हैं, कि जैसे इसने क्या किया है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है मानव संसाधन HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, और
खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। जैसे पाठ्यक्रमों की जहाँ तक बात आती है तो पाठ्यक्रमों में भी आपको जो राज्य सरकार की जो मान्य संस्थाएं हैं उनमें भी इन चीज़ों को पढ़ाने की बात कही जा रही है, योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। और क्या चीज़ें हैं सरकार के द्वारा की जा रही हैं, जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए, कि जैसे जो मेगा फूड पार्क योजना है इसके माध्यम से भी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। और सरकार के द्वारा जो उन्नत तकनीकी है उनका प्रयोग भी किया जा रहा है। तो ये सारे के सारी चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से आपको बताना है। कुछ पॉइंट्स अगर आपने कहीं और से पढ़े हों, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग रेलेवेंट हो, तो उनको भी आप लोग इस प्रश्न को लिखते समय आप लोग ऐड कर सकते हैं और अच्छे से आप लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ आप लोगों को जो यूपीपीसीएस मेंस का पेड ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। 2020 का भी चल रहा है, 2021 का भी चल रहा है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है 200 करंट अफेयर का प्रश्न है और प्रश्न संख्या 258 है। 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन भी करने का प्रयास करिए और कीवर्ड्स, जो अच्छे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनको अंडरलाइन जरूर करिए। जो प्रस्तुतिकरण है वो आपका अच्छा होना चाहिए, शब्द रचना अच्छी होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अच्छे तरीके से इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न क्या है, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, वर्तमान में भारत नेपाल के बीच विवाद के बिंदुओं को उजागर कीजिए। कि जैसे भारत और नेपाल के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, तो वो कौन कौन से बिंदु हैं जिन पर आपत्तियां थी और विवाद का विषय बना था। अब देखिए प्रश्न जो है 200 शब्दों में लिखना है। शब्द सीमा का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। अब देखिए भारत और नेपाल की पृष्ठभूमि की जहाँ तक बात की जाती है तो जैसे देखिए 1800 किलोमीटर की एक खुली सीमा साझा करते हैं। खुली सीमा साझा करने का मतलब यह है कि कोई बाउंड्री डिफाइन नहीं की गई है। लोग नेपाल से भारत आते हैं, भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं। खुली औपचारिक रूप से चीज़ें सीमा साझा की गई है। ठीक है, राज्यों की जहाँ तक बात करते हैं तो जो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल से लगे हैं, सटे हैं, तो इनमें देखिए पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है। तो ये राज्य जो हैं वो नेपाल से मिलते हैं। उत्तराखंड भी है। ठीक है, अब देखिए भारत और नेपाल के बीच में, ध्यान रखिएगा, भारत और नेपाल के मध्य में 1950 में एक शांति समझौता, मैत्री संधि भी हुई थी और यहीं से एक औपचारिक शुरुआत भी नियंत्रण संचालन की होती है भारत के द्वारा। अब जो वर्तमान की जहाँ तक बात की जाए तो वर्तमान में जो विवाद का बिंदु बना हुआ है, विवाद का जो बिंदु बना हुआ है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत और नेपाल के मध्य विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्तमान में 2019 में यह घटना हुई थी। ठीक है, और 20 में ये कुछ चीज़ें घटित हुई हैं कि नेपाल क्या कहता है। नेपाल जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्षेत्र हैं एक कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, ये 3 क्षेत्र हैं। इनको क्या किया कि इनको नेपाल अपना बता रहा है। ये उत्तराखंड में है और एक जगह है सुस्ता। सुस्ता कहाँ पर है, बिहार में है। तो अब इन चारों क्षेत्रों को नेपाल अपने नक्शे में जगह देता है। नक्शे में जगह देता है कब, नवंबर 2019 में। और यह जो मानचित्र है, ठीक है, वह अपना नया मानचित्र जारी करता है नेपाल। अब नेपाल नया मानचित्र जब जारी करता है तो उसमें इन क्षेत्रों को अपना बताता है
अब यहीं पर एक विवाद का जड़ बनता है कि भाई ये इसका कुछ पृष्ठभूमि या इतिहास भी कह लें कि ये चीज़ें भारत को कब प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये क्षेत्र जो हैं और नेपाल के साथ में कौन कौन सी चीज़ें चली थी। एक सुगौली की संधि भी हुई थी 1816 में, उसके क्या प्रावधान थे, उनकी क्या चीज़ें थी, तो उनको भी बात करेंगे हम लोग। भारत और नेपाल के मध्य देखिए, नेपाल ने अपना नया मानचित्र संसद में पास किया है, अपने देश का नया मानचित्र, और उनमें इन क्षेत्रों को अपना बताया है। भारत ने क्या है, भारत मैत्री संधि के तहत 1950 से इन क्षेत्रों का नियंत्रण करता आ रहा है। अब देखिए, काला पानी एक जगह है, काला पानी है उत्तराखंड में ही है। आपका भारत, चीन, नेपाल ये त्रिसंगम पर है, ट्राई जंक्शन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर तीनों देश की सीमाएं मिलती हैं। यहाँ पर चीन से भी मिलती है, नेपाल से भी मिलती है, और भारत की सीमाएं, तीन देशों की सीमाएं ये काला पानी में मिलती हैं। अब यह देखिए, कूटनीतिक रूप से और सामरिक रूप से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है काला पानी का क्षेत्र। और एक है सुस्ता बिहार का क्षेत्र। तो ये सुस्ता बिहार का क्षेत्र, इन क्षेत्रों को नेपाल ने अपना बताया है। और देखिए, एक बिहार में गंडक नदी है, तो गंडक नदी के तट पर यह आपका सुस्ता जगह है, और इसका जो एक प्रवाह जो है, प्रवाह परिवर्तन के कारण भी यह एक विवाद का बिंदु बनता है आकर। अब देखिए, एक संधि हुई थी, जो संधि हुई थी सुगौली की संधि। सुगौली की संधि हुई थी 1816 में। इस समय ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो ये काठमांडू के गोरखा शासक और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में ये हुई थी। और भारत के पास यही प्रमाणिक दस्तावेज भी है कि भाई ये चीज़ें हमारी हैं। अब सुगौली की संधि होती है, और उसके बाद 1950 में मैत्री संधि होती है। तो उसके बाद यह नेपाल क्या करता है, अपना अधिकार त्याग देता है कि भाई ये आप ही का क्षेत्र है। ऐसी चीज़ें चलती हैं। अब इसमें कुछ सीमाएं भी हैं कि जैसे मेची नदी एक है, तो इसको भारत की पूर्वी सीमा कहा गया है, और काली नदी को उत्तर पश्चिम की सीमा कहा गया है। अब यही सारी की सारी विवाद की जड़ बनती है, जो सुगौली की संधि 1816 में होती है, तब भारत को ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अब उन्हीं चीज़ों को, लिपुलेख, काला पानी, ओलंपियाधुरा, इन सारे क्षेत्रों को, सुस्ता, इनको जो है वर्तमान में नेपाल अपना दिखा रहा है। अब नेपाल का और हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। लोग यहाँ कमाने खाने आते हैं, और इंडिया के लोग भी नेपाल जाते हैं, व्यापार भी होता है दोनों देशों का। और सीमाओं का विभाजन जो है, जैसे एक जो बाउंड्री है, बाउंड्री का विभाजन जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे औपचारिक रूप से मान लिया गया कि एक ओपन बाउंड्री है इसकी। ठीक है, और भारत जो है इन क्षेत्रों पर अब अपना अधिकार मान रहा है कि भाई अब दोनों के बीच में विवाद का बिंदु बना बैठा है, बिंदु है जो ये क्षेत्र है। अब वर्तमान में इन संदर्भों में काफ़ी चर्चा में भी रहा था, तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। चीन से सटी सीमा पर क्या है कि सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, लेकिन यहाँ पर जो भारत और नेपाल है, इनके बीच में कहीं पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होती है। ठीक है, ओपन बाउंड्री है। बस देखिए, बॉर्डर जहाँ पर आवाजाही होती है तो वहीं पर केवल चीज़ें हैं, गश्ती नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, गश्त नहीं लगाई जाती। तो इस तरीके से आप लोग बेहतर तरीके से इस प्रश्न को आप लोग लिखने का प्रयास करिए, अच्छे से लिखिए। 200 शब्द सीमा में आपको इस प्रश्न को लिखना है, और अच्छे से चीज़ों को करते रहिए, आंसर राइटिंग आप लोग करते रहिए। डे बाय डे 2 प्रश्न ही ठान लीजिए कि हमें 2 ही प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न ही आप लोग लिखते रहिए, अच्छे से डे बाय डे लिखते रहिए, ईमानदारी से। ठीक है, और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है 2021 का और 20 का, उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। अभी शाम तक आप लोगों को निबंध का भी वीडियो आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।